संपन्न हुआ 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन में की शिरकत। रूस के कजान में आयोजित हुआ था सम्मेलन। NOAA ने किया बड़ा ऐलान। कोरल ब्लीचिंग की दर्ज हुई सबसे बड़ी घटना। समुद्र के गर्म होने की बताई है वजह। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 की लिस्ट आई सामने। दुनिया में है 1 बिलियन से अधिक लोग गरीब। वैश्विक स्तर पर भारत में रहते हैं सबसे ज्यादा गरीब। यूक्रेन में मिले वेस्ट नाइल वायरस के मामले। सरकारी स्वास्थ्य विभाग ने जारी की चेतावनी। मच्छरों के काटने से फैलता है यह वायरस। अफ्रीकी बाओबाब पर नया शोध आया सामने। शोध में बताया गया जलवायु परिवर्तन नहीं है बाओबाब की मृत्यु का कारण। अफ्रीका में सबसे आम है अफ्रीकी बाओबाब। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 16वां संस्करण रूस के कजान शहर में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बता दें कि शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री रूस की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर है। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य फोकस वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षीयता को मजबूत करने पर था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत के साथ इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स के विस्तार के बाद नई चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा की गई। गौरतलब है कि ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह का संक्षिप्त नाम है। वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं। हालांकि सऊदी अरब अभी औपचारिक रूप से इसका सदस्य नहीं बना है। इसका उद्देश्य वैश्विक आर्थिक संतुलन को बेहतर करना और वैश्विक पटल पर विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाना है। यह संगठन विभिन्न क्षेत्रों मसलन वित्त, व्यापार, तकनीकी सहयोग और ऊर्जा में सामूहिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। ब्रिक्स का वैश्विक GDP में बड़ा योगदान है। यह संगठन दुनिया की 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। बता दें कि ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश में वृद्धि को भी प्रोत्साहित करता है। ब्रिक्स द्वारा गठित न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना भी इसी दृष्टिकोण से की गई है। यह बैंक सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे में सुधार को बढ़ावा देता है। हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की एक नई मूर्ति का अनावरण किया गया। यह मूर्ति पारंपरिक दृष्टिकोण से हटकर आधुनिक न्याय प्रणाली का प्रतीक मानी जा रही है। इस मूर्ति की प्रमुख विशेषता है कि इसमें न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी गई है, जो यह दर्शाता है कि अब न्याय अंधा नहीं है बल्कि सभी को समान रूप से देखता और समझता है। पहले की न्याय की देवी की मूर्ति में आंखों पर पट्टी हुआ करती थी, जो न्याय की निष्पक्षता का प्रतीक थी। पट्टी का हटना यह रेखांकित करता है कि अब न्याय पूरी स्पष्टता और साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा। बता दें कि नई मूर्ति के एक हाथ में संविधान की किताब है, जो यह दर्शाती है कि भारतीय न्याय संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है, न कि बल और हिंसा पर। संविधान को हाथ में रखना यह संकेत देता है कि न्याय संविधान के सिद्धांतों पर आधारित है। साथ ही इस नई मूर्ति में न्याय की देवी को भारतीय साड़ी में दिखाया गया है, जो इसे भारतीय संस्कृति और परंपरा के करीब लाता है। यह एक बड़ा परिवर्तन है क्योंकि पारंपरिक मूर्तियों में तलवार को न्याय देने की शक्ति का प्रतीक माना जाता था। जानकारी के लिए बता दें कि यह परिवर्तन भारत की न्याय प्रणाली को औपनिवेशिक प्रतीकों से दूर ले जाने और भारतीयता को अपनाने का प्रयास है। इस बदलाव का उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणाली के आधुनिक और संवैधानिक स्वरूप को दर्शाना है, जो समाज के सभी वर्गों के लिए समान रूप से कार्य करता है। हाल ही में तमिलनाडु के श्री सिंगेश्वर मंदिर में 16वीं शताब्दी के 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र शिलालेखों का एक सेट खोजा गया है। इन शिलालेखों को एक अंगूठी के माध्यम से एक साथ पिरोया गया है, जिस पर विजयनगर साम्राज्य की मुहर लगी है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में और नंदी नगरी लिपि में लिखा गया है, जिसे बताया जा रहा है कि यह राजा कृष्ण देव राय के शासनकाल के दौरान 1513 में उत्कीर्ण किया गया था। इस ताम्रपत्रों में राजा द्वारा कई ब्राह्मणों को वासल बट्टका नामक गांव का उपहार दर्ज किया गया है, जिसका नाम बदलकर कृष्ण रायपुरा कर दिया गया है। वहीं इन ताम्रपत्रों से भी सिंगेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। बता दें कि श्री सिंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण आदित्य करिकालन द्वितीय ने 976 ईस्वी में करवाया था। वह महान चोल सम्राट राजराजा चोलन के पिता थे। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला शैली में बनाया गया है और इसके राजगोपुरम में 5 स्तर हैं। यहाँ के मुख्य देवता को सिंगेश्वर कहा जाता है। सिंगेश्वर गर्भगृह में एक बड़े शिवलिंग के रूप में विराजमान है।
जानकारी के लिए बता दें कि विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 17वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साम्राज्य था। इस साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने किया था। यह साम्राज्य अपनी कला, संस्कृति और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी हम्पी थी, जो अब भारत के उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। इस साम्राज्य में 4 वंश संगम, सालुव, तुलुव और अरविडो वंश थे। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक थे। हाल ही में धूमकेतु C/2023A3 की सफल तस्वीरें ली गई। ये तस्वीरें केरल विश्वविद्यालय द्वारा संचालित तिरुवनंतपुरम खगोलीय वेधशाला से ली गई हैं। बता दें कि यह धूमकेतु पहली बार 9 जनवरी 2023 को चीन की पर्पल माउंटेन ऑब्जर्वेटरी द्वारा देखा गया था। इसके बाद इसे 22 सितंबर 2023 को दक्षिण अफ्रीका के एटलस टेलीस्कोप द्वारा स्वतंत्र रूप से खोजा गया था। गौरतलब है कि यह धूमकेतु ओट क्लाउड से आया है और 27 सितंबर को सूर्य के सबसे करीब पहुंचा था। हालांकि 12 अक्टूबर को धूमकेतु पृथ्वी के सबसे करीब था, लेकिन तिरुवनंतपुरम में खराब मौसम के कारण उस दिन इसे देखा नहीं जा सका था। बता दें कि यह धूमकेतु पिछले 1 दशक का सबसे चमकीला धूमकेतु माना जा रहा है, लेकिन यह 1997 के प्रसिद्ध हाले बोप धूमकेतु जितना चमकदार नहीं है। धूमकेतु सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों से आने वाले बर्फ, धूल और चट्टानों से बने होते हैं। धूमकेतुओं का परिक्रमा मार्ग अत्यधिक अंडाकार होता है, जिसके कारण वे बहुत दूर से सूर्य के करीब आते हैं। जब धूमकेतु सूर्य के पास आते हैं तो इनकी बर्फ गैसों में बदल जाती है, जिससे इनकी पूंछ बनती है, जो सूर्य की दिशा से विपरीत दिशा में होती है। उल्लेखनीय है कि धूमकेतु आमतौर पर ओट क्लाउड और काइपर बेल्ट जैसे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों से आते हैं। हाल ही में यूक्रेन में वेस्ट नाइल वायरस के 88 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यूक्रेन में इस वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और इसकी रोकथाम के लिए सरकारी स्वास्थ्य विभाग मच्छर नियंत्रण पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बता दें कि इस बीमारी के वाहक मच्छर होते हैं। मच्छरों के काटने से बचने के लिए लोगों को रात में शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनने और मच्छरदानी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा संक्रमण से बचने के लिए मच्छरों की उत्पत्ति को नियंत्रित करने के उपाय भी अपनाए जा रहे हैं, जैसे कि ठहरे हुए पानी को साफ करना और मच्छरों के प्रजनन क्षेत्रों को खत्म करना। गौरतलब है कि वेस्ट नाइल वायरस एक गंभीर बीमारी है जो मुख्यतः संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। यह वायरस अफ्रीका, यूरोप, एशिया और अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। वेस्ट नाइल वायरस पक्षियों के माध्यम से मच्छरों में प्रवेश करता है और मच्छरों के काटने से इंसानों और जानवरों में फैलता है। इस वायरस के लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, थकान और कभी कभी त्वचा पर चकत्ते भी शामिल होते हैं। कुछ गंभीर मामलों में यह बीमारी न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का कारण बन सकती है, जैसे कि मस्तिष्क ज्वर, और यह कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। वर्तमान में वेस्ट नाइल वायरस के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए इससे बचाव ही इसका सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। हाल ही में भारत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कालाजार के उन्मूलन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने की तैयारी कर रहा है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार भारत ने लगातार 2 वर्षों से देश में कालाजार के मामलों की संख्या को 10,000 से कम रखने में सफलता प्राप्त की है। अगर अगले साल भी इस नियंत्रण को बनाए रखा जाता है तो भारत को यह प्रमाण पत्र मिल सकता है। बता दें कि WHO द्वारा उन्मूलन प्रमाण पत्र तभी जारी किया जाता है जब कोई देश लगातार 3 साल तक कालाजार के नियंत्रण में रहने वाले मानकों को पूरा करता है। भारत ने इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और कई क्षेत्रों में इसे नियंत्रित करने में सफलता पाई है। गौरतलब है कि भारत में मलेरिया के बाद कालाजार दूसरी सबसे घातक परजीवी बीमारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2023 में कालाजार के 595 मामले और 4 मौतें दर्ज की गई और इस साल अब तक 339 मामले और 1 मौत दर्ज की गई है। भारत ने कालाजार के नियंत्रण के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। उल्लेखनीय है कि WHO ने 2030 तक कालाजार के वैश्विक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। कालाजार एक घातक परजीवी जनित रोग है जिसे लिशमैनियासिस भी कहा जाता है। यह रोग बालू मक्खियों के काटने से फैलता है और इसका प्रमुख प्रभाव यकृत, तिल्ली और अस्थि मज्जा पर होता है। इसके लक्षणों में बुखार, वजन घटना, एनीमिया और त्वचा का काला पड़ना शामिल है। हाल ही में कोलंबिया में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP16 सम्मेलन की शुरुआत हुई। यह इस सम्मेलन का 16वां संस्करण है। इस सम्मेलन में 196 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यह सम्मेलन लगभग 2 सप्ताह तक आयोजित किया जाएगा। बता दें कि यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए प्रभावी नीतियां बनाना और लागू करना है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन की समीक्षा करना है।
बता दें कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना है। उल्लेखनीय है कि COP16 में डिजिटल जीन अनुक्रमण और अन्य महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलुओं पर भी चर्चा होगी। बता दें कि कॉप सम्मेलन की शुरुआत 1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत विभिन्न कॉप सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। यह सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरणीय समझौतों के तहत आयोजित एक प्रमुख वैश्विक मंच है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। इस सम्मेलन में लगभग सभी देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, जो विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर सहमति बनाते हैं। कॉप सम्मेलन वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों के निर्धारण, कार्यान्वयन और निगरानी में अहम भूमिका निभाता है। यह सम्मेलन देशों के बीच संवाद स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है, जहां जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास के मुद्दों पर गहन चर्चा होती है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी पारिस्थितिकीविदों के एक नए शोध ने इस धारणा का खंडन किया है कि अफ्रीकी बाओबाब की जलवायु परिवर्तन के कारण मृत्यु हो रही है। हालांकि पहले के कई अध्ययनों में यह दावा किया गया था कि बाओबाब पेड़ जलवायु परिवर्तन के चलते मृत पाए गए थे। ऐसे में नए शोध से पता चला है कि ये पेड़ वास्तव में अपनी वृद्धि और अस्तित्व को बनाए रखने में सक्षम है। इस अध्ययन के मुताबिक बाओबाब के पेड़ सामान्यतः कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं और अपनी जीवन शैली के कारण वे जलवायु परिवर्तन के अनुकूल है। वहीं शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि इन पेड़ों के नष्ट होने की कई अन्य वजह भी हो सकती है। इनमें पर्यावरणीय परिस्थितियां और मानव गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। बता दें कि अफ्रीकी बाओबाब को जीवन वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बाओबाब दीर्घजीवी पर्णपाती वृक्ष होते हैं, जो आमतौर पर 20 से 100 फीट ऊंचे छोटे से लेकर बड़े वृक्ष होते हैं, जिनके तने चौड़े और शीर्ष सघन होते हैं। ये पेड़ हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। यह अफ्रीकी महाद्वीप का स्थानीय प्रजाति है, जो पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करता है, साथ ही जानवरों तथा मनुष्यों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है। यह मिट्टी को नम रखने और पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में सहायता प्रदान करते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि बाओबाब का सुपरफल हजारों किसानों के लिए आय का स्रोत है। इसका फल स्वाद मीठा और खट्टा होता है। इससे विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जो प्राकृतिक प्रीबायोटिक के रूप में कार्य करता है। हाल ही में राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन यानी NOAA ने ग्लोबल कोरल ब्लीचिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा के मुताबिक फरवरी 2023 से शुरू हुआ प्रवाल भित्तियों का ब्लीचिंग इवेंट अब तक का सबसे बड़ा और गंभीर रिकॉर्ड है। इस घटना में प्रवाल भित्तियां समुद्र के गर्म पानी के कारण अपने रंग और सहजीवी शैवाल को खो देती हैं। इससे वे सफेद हो जाती हैं और तापमान में सुधार नहीं होने की वजह से प्रवाल मर जाते हैं। गौरतलब है कि इस घटना ने अभी तक 77% से अधिक प्रवाल भित्तियों को प्रभावित किया है, जो पहले की घटनाओं से कहीं अधिक है। वहीं इस घटना की मुख्य वजह जलवायु परिवर्तन और समुद्र के तापमान में हो रही तीव्र वृद्धि को माना जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रवाल भित्तियों का यह विरंजन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, जिससे उन लोगों की आजीविका को खतरा है जो समुद्री संसाधनों पर निर्भर है। इस घटना ने लगभग 54 से अधिक देशों और प्रमुख महासागरों जैसे अटलांटिक, प्रशांत, हिंद महासागर को प्रभावित किया है, जिसमें ग्रेट बैरियर रीफ सहित कुछ प्रमुख कोरल रीफ क्षेत्रों में प्रवाल ब्लीचिंग की घटना बड़े पैमाने पर देखी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन का गठन 1970 में किया गया था। यह अमेरिका की एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और नियामक एजेंसी है, जो अमेरिका के वाणिज्य विभाग के तहत काम करती है। इसका मकसद मौसम पूर्वानुमान, समुद्र विज्ञान, वायुमंडलीय स्थिति और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की निगरानी करना है। यह प्रवाल भित्तियों की निगरानी और उनके विरंजन की घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। हाल ही में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI 2024 जारी किया गया। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी OPHI द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया है। इस सूचकांक के मुताबिक दुनिया भर में 1.1 अरब लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा बच्चे हैं। इसमें से 40% लोग युद्ध या हिंसक संघर्ष से प्रभावित देशों में रहते हैं। वहीं यह सूचकांक बताता है कि संघर्षग्रस्त देशों में गरीबी उन्मूलन की गति धीमी है, साथ ही यहाँ की स्थिति अन्य देशों की तुलना में अधिक गंभीर है। बता दें कि भारत ने 2006 से 2023 तक 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जो कि एक महत्वपूर्ण सुधार है।
हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर अब भी 21.9% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह केवल 5.5% है। गौरतलब है कि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गरीबी से पीड़ित लगभग 58.4 करोड़ लोग बच्चे हैं और वैश्विक स्तर पर लगभग 10 में से 3 बच्चे गरीबी में रहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस सूचकांक को 10 प्रमुख आयामों पर गरीबी को मापा जाता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के कारक शामिल होते हैं। इनमें कुपोषण, बाल मृत्यु दर, शिक्षा की पहुंच, स्वच्छ पानी, शौचालय की सुविधा और बिजली की उपलब्धता जैसी आवश्यकताएं देखी जाती हैं। यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य 1 यानी SDG 1 से जुड़ी है। इसका मकसद 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी का उन्मूलन करना है। तो फिलहाल अब इतना ही। खबरों से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं एक नजर। पहला प्रश्न है, ब्रिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस समूह का संक्षिप्त नाम ब्राजील, रूस, भारत, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका है। 2. इसका उद्देश्य शांति, सुरक्षा, विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। 3. यह संगठन दुनिया के 40% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, श्री सिंगेश्वर मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। 2. इसका निर्माण आदित्य करिकालन द्वितीय ने 976 ईस्वी में करवाया था। 3. यह मंदिर तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, धूमकेतु के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों से आने वाली बर्फ, धूल और चट्टानों से बने होते हैं। 2. इनका परिक्रमा मार्ग गोलाकार होता है। 3. यह कुइपर बेल्ट के बाहरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी बाओबाब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे जीवन वृक्ष के नाम से जाना जाता है। 2. इसकी ऊंचाई आमतौर पर 20 से 100 फीट होती है। 3. इसके फल में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है या गलत है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। अंतिम प्रश्न है, कालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक घातक परजीवी जनित रोग है। 2. इसका प्रसार मच्छरों के काटने से होता है। 3. इसका प्रमुख प्रभाव यकृत, तिल्ली और अस्थि मज्जा पर पड़ता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई नहीं। हाल ही में विजया किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बता दें कि उन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। विजया रहाटकर भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य हैं और पार्टी के महिला मोर्चा का नेतृत्व भी कर चुकी हैं। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य आयोडीन की महत्ता और उसकी कमी से होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। बता दें कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, थायराइड विकार, गर्भवती महिलाओं में भ्रूण विकास में समस्याएं और बौद्धिक विकलांगता जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। उल्लेखनीय है कि भारत में आयोडीन अल्पता से निपटने के लिए 1962 में राष्ट्रीय ग्वाइटर नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था, जिससे 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम यानी NIDDCP के रूप में विस्तारित किया गया। हाल ही में चक्रवात डाना ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटों पर दस्तक दी। भारतीय मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। चक्रवात का असर ओडिशा के तटीय इलाकों पर अधिक रहेगा, जहां 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। बता दें कि चक्रवात कम दबाव वाले क्षेत्र के आसपास उत्पन्न होता है। चक्रवात के दौरान तेजी से अंदर की ओर हवा का संचार होता है। हवा उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। उल्लेखनीय है कि चक्रवात डाना का नामकरण कतर द्वारा किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में स्थित मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। यह हवाई अड्डा छत्तीसगढ़ के उत्तरी आदिवासी क्षेत्र में पहला हवाई अड्डा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन वर्चुअली किया। इस हवाई अड्डे का विकास क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे छत्तीसगढ़ के इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ मध्य भारत में स्थित एक स्थलरुद्ध राज्य है।
1 नवंबर 2000 को इसे मध्य प्रदेश से अलग करके एक राज्य के रूप में घोषित किया गया। हाल ही में भारत ने अपनी चौथी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी यानी SSBN का सफल प्रक्षेपण किया है, जिसे S4 कोडनेम दिया गया है। यह पनडुब्बी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और इसे K4 मिसाइलों से लैस किया गया है, जो 3500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है। यह भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बता दें कि INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है। इसे 2009 में लॉन्च किया गया था। वहीं INS अरिघाट अरिहंत श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी है, जो 2017 से काम कर रही है। गौरतलब है कि भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन है, जिसे नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे अभी नौसेना में शामिल नहीं किया गया है। हाल ही में फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 जारी की है। यह रिपोर्ट 165 देशों को इस बात पर रैंक करती है कि वहां की नीतियां और संस्थान किस हद तक लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने आर्थिक विकल्प चुनने की अनुमति देते हैं। इस रिपोर्ट में भारत को 84वां स्थान मिला है। रिपोर्ट में हांगकांग, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड को वर्ष 2022 के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के उच्चतम स्तर वाले शीर्ष 3 क्षेत्रों के रूप में स्थान दिया गया है। ये समग्र सूचकांक तैयार करने के लिए 5 व्यापक क्षेत्रकों के डेटा पॉइंट्स का उपयोग करता है, जिसमें सरकार का आकार, संपत्ति अधिकार, मौद्रिक नीति और व्यापार स्वतंत्रता जैसे क्षेत्र शामिल हैं। हाल ही में लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 के साथ दूसरे राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव की शुरुआत की गई। ये अपनी तरह का पहला कॉन्क्लेव है, जिसे ओडिशा के पुरी में आयोजित किया गया। बता दें कि यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की एक पहल है। इसका मकसद लाइट हाउस पर्यटन की विशाल संभावनाओं का अन्वेषण करना है। गौरतलब है कि लाइट हाउस ने सदियों से तूफान आदि के दौरान जहाजों का सुरक्षित रूप से मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान में 10 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 75 लाइट हाउस विकसित किए गए हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मिस्र को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। बता दें कि यह प्रमाणन तब दिया जाता है जब कोई देश लगातार 3 वर्षों तक मलेरिया के स्थानीय प्रसार को पूरी तरह समाप्त कर देता है। गौरतलब है कि मलेरिया एक वेक्टर जनित बीमारी है, जो मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलती है और यह संक्रमण आमतौर पर उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मिस्र काबो वर्डे के बाद 2024 में यह दर्जा हासिल करने वाला दूसरा देश और अफ्रीका में 5वां देश बना है। प्रिय व्यूअर्स, हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है। यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।